नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ वर्तमान सीमा मुद्दे का उचित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध। देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु सहित 12 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर देश भर में सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। विश्व नेताओं ने श्री मोदी को बधाई दी। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 78.64% हुई और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बटमालू इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर और 1 नागरिक की मौत। समाचार संध्या में अपने सहयोगी अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उचित और शांतिपूर्ण ढंग से चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में आज श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर मौजूदा स्थिति पहले की तुलना में भिन्न है। किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरी अवधि में भारतीय सेना के आचरण से पता चला कि अत्यधिक उकसावे की कार्रवाई का सामना करने में धैर्य के साथ देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते समय जवानों ने पूरे साहस का प्रदर्शन किया। चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस आउट की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि चीन की कार्रवाई विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के विरुद्ध है और चीन ने पिछले कई दशकों से सीमा क्षेत्रों में अपनी तैनाती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत निर्माण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है। चीन ने लद्दाख में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय क्षेत्र अवैध तरीके से चीन को सौंप दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा का मुद्दा जटिल मामला है और भारत चीन ने स्वीकार किया है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए शांति आवश्यक है। भारत ने चीन से कहा है कि वो पैंगोंग झील के निकटवर्ती इलाके सहित सीमा क्षेत्रों में तनाव को यथाशीघ्र कम करने के लिए गंभीरता से प्रयास करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज कहा कि भारत उम्मीद करता है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का गंभीरता से सम्मान करेगा और यथास्थिति को एक तरफा बदलने का आगे कोई प्रयास नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से चीन के साथ शांतिपूर्ण बातचीत का पक्षधर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के लिए यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। 1.9 किलोमीटर लंबे कोसी मेगा पुल को 516 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है।
इस पुल के बन जाने से निर्माली और सरायगढ़ के बीच की दूरी मौजूदा 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर रह जाएगी। ये परियोजना कोविड महामारी के दौरान पूरी की गई और इसमें प्रवासी मजदूरों ने भी काम किया। इससे क्षेत्र के लोगों का 86 साल पुराना सपना पूरा हुआ है। ये पुल मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ेगा और भारत नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण इसका काफी महत्व है। प्रधानमंत्री जिन 12 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, 1 इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ तथा बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन की परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा ने इस अवसर पर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। देश भर में सैनिटरी पैड्स और व्हील चेयर वितरण, स्वच्छता और कई अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम इस दौरान आयोजित हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्री मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन के सभी सदस्यों की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। विश्व के कई बड़े नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में श्री मोदी के व्यक्तिगत योगदान की सराहना की। श्री पुतिन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल ने कहा कि श्री मोदी दोनों देशों के बीच पारंपरिक और अच्छे संबंधों को और प्रगाढ़ करने में सफल रहे हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी आज रात 9:15 बजे एक विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत की नई सोच एफएम समाचार चैनल पर प्रसारित करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.64% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 40,25,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 19.73% रह गई है। संक्रमण से मरने वालों की दर 1.63% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,132 लोगों की मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 83,198 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,36,000 से अधिक कोविड की जांच की गई। देश में अब तक 6 करोड़ 5 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कई जगहों पर जम्बो कोविड केंद्रों की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट।
बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी इन जंबो कोविड केंद्रों में भर्ती रोगियों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्वक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए 11 निजी अस्पतालों में से काम करने वाले 35 विशेषज्ञ डॉक्टर्स अब टेलीफोन के माध्यम से अपनी सेवाएं नगर निगम के जंबो कोविड केंद्रों को उपलब्ध कराएंगे। इन केंद्रों में लगभग 7,450 बिस्तर उपलब्ध है। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय सहित लगभग 1,466 चिकित्सा कर्मचारी निर्बाध रूप से इन केंद्रों में काम कर रहे हैं। 15 सितंबर तक इन उपचार केंद्रों में 20,722 कोविड संक्रमित रोगियों का इलाज किया गया है। स्वीटी कोठारी के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वंदे भारत मिशन के तहत कल तक 14,60,000 भारतीयों को विदेशों से वापस लाया गया। अब तक 21 देशों से 420 अंतर्राष्ट्रीय और 80 फीडर उड़ानों के जरिए लोगों को पहुंचाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 1,20,000 और लोगों को भारत लाए जाने की उम्मीद है। भारत ने इजराइल, संयुक्त अरब अमारात, बहरीन और अमरीका के बीच हुए अब्राहम समझौते का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया में हमेशा शांति और स्थिरता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत परंपरागत रूप से फलस्तीन का समर्थन करता रहा है और आशा करता है कि जल्दी ही सीधी बातचीत से दोनों देशों को स्वीकार्य हल मिल सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के बाहरी इलाके बटमालू में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। आज भी ऐसा ही एक ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट जो सीआरपी टीम को लीड कर रहे थे उनको गोलियां लगी, जख्मी है, बेस हॉस्पिटल में है। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। सेना अध्यक्ष आज श्रीनगर पहुंचे और उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सैनिकों के उच्च मनोबल की सराहना की और पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन पर उनकी जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की। पूर्वोत्तर मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के सामने कोरोना काल के बाद आर्थिक विकास के काफी अवसर हैं। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कोविड के बाद पूर्वोत्तर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में बांस, पर्यटन, हथकरघा और हस्तशिल्प सहित कई अन्य क्षेत्रों में असीमित क्षमताएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि पूर्वोत्तर नए भारत के इंजन के रूप में उभरने वाला है। और अब प्रस्तुत है संसद में आज की कार्यवाही की समीक्षा। पहले पेश है राज्यसभा की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर बयान दिया। अपने बयान में
सिंह ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण तरीके से सीमा मुद्दे के हल के लिए प्रतिबद्ध है और हमने राजनयिक एवं कूटनीतिक माध्यम से पड़ोसी देश को बता दिया है कि यथास्थिति में एक तरफा ढंग से बदलाव का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य होगा। सिंह ने कहा कि चीन की गतिविधियों से पूरी तरह से स्पष्ट है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि जब बातचीत चल रही थी तब उसने यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया, जिसे हमारे सैन्य बलों ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा, हम पूर्वी लद्दाख में चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे वीर जवान इस चुनौती पर खरे उतरेंगे। हम मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने रक्षा मंत्री को सुझाव दिया कि वो प्रमुख नेताओं को अपने कक्ष में बैठक बुलाकर उन्हें लद्दाख की स्थिति के बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत में इस मुद्दे पर मतभेद है। उन्होंने कहा कि हमें इस सदन में ऐसा संदेश देना चाहिए कि पूरा देश और संसद फौज के साथ एकजुट है। सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी चीन के साथ विवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन कोई समझौता नहीं होना चाहिए और अप्रैल में वो जहां थे उन्हें वहीं जाना चाहिए। कांग्रेस के ही आनंद शर्मा ने कहा कि इस बारे में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि भारत में एकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश से ये आवाज गूंजनी चाहिए कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। जनता दल यू के आरसीपी सिंह ने कहा कि चीन एक कृतज्ञ देश रहा है। कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा कि सरकार को वायदा करना चाहिए कि संप्रभुता की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होगा हम उठाएंगे। शिवसेना के संजय राउत ने कहा, चीन की परंपरा विश्वासघात की रही है और हमें सावधान रहना होगा। आप के संजय सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर हम पूरी तरह से सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। चर्चा में समाजवादी पार्टी के रवि प्रकाश वर्मा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता, द्रमुक के केपी विल्सन, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य, बसपा के वीर सिंह ने भी भाग लिया तथा रक्षा मुद्दे पर सेना तथा चीन के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले सदन में कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोविड-19 से होने वाली मौत की दर फिलहाल दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम 1.64% है और सरकार का लक्ष्य इस मृत्यु दर को घटाकर 1% से भी कम करने का है। हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 78 से 79% है। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 से स्वस्थ होने की उच्च दर वाले गिने चुने देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड महामारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या यूरोप के कई देशों की तुलना में कम है। मंत्री ने कहा कि सरकार भारत में अमेरिका की तुलना में अधिक कोविड जांच करने पर विचार कर रही है। चर्चा में भाग लेते हुए आपके संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इस आपदा को अवसर बनाते हुए घोटाले किए गए हैं। शिवसेना सदस्य संजय राउत ने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की लड़ाई है, इसमें हमें परस्पर दोषारोपण से बचना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने भी इस मामले में टीका टिप्पणी और परस्पर दोषारोपण से बचने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि ये विश्व की सबसे बड़ी महामारी है। शिवसेना सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस बीमारी से हर राज्य प्रभावित है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं करने की बात करने वाले खुद ही राजनीति करने में लगे हुए हैं। तेलुगु देशम पार्टी सदस्य के रविंद्र कुमार मेदला ने आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि पर चिंता जताई। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में सफाई कर्मियों की भूमिका की विशेष रूप से सराहना करते हुए गरीबों को मुफ्त मास्क दिए जाने की मांग की। मनोनीत सदस्य स्वप्नदास गुप्ता ने कहा, लॉकडाउन के संबंध में एक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी करने का सुझाव दिया ताकि लोगों को पता हो कि क्या करना है। टीएमसी-एम सदस्य जीके वासन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए उपायों की सराहना की और कहा कि वहां अधिकतम जांच पर जोर दिया जा रहा है। बसपा के वीर सिंह ने कोरोना वायरस के कारण प्रवासी श्रमिकों को हुई परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि इस बीमारी के कारण अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहकर लॉकडाउन लागू किया था कि जान है तो जहान है। अनलॉक के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ लगातार चर्चा की कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस कैसे लाया जाए।
भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दुनिया के 215 देश कोविड से प्रभावित हैं और ये मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए मनोबल, संसाधन, हर वर्ग के साथ समन्वय और संवेदनशीलता की जरूरत है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, कोविड महामारी से निपटने के लिए इसके टीके के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों आदि पर भी खास ध्यान देना होगा जो सीधे खतरे की जद में आते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जब तक टीका उपलब्ध नहीं होता तब तक अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। चर्चा में अन्नाद्रमुक के एम थम्बीदुरई, टीआरएस सदस्य के आर सुरेश रेड्डी, भाजपा के राजीव चंद्रशेखर, तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर शांतनु सिंह ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले शून्यकाल में सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने रेडियो कॉलर लगाए जाने से देश में करीब 25% एशियाटिक शेरों की मौत होने का दावा करते हुए कहा कि उन्हें रेडियो कॉलर नहीं लगाया जाए। कांग्रेस की अमी याज्ञिक ने कोरोना वायरस के कहर के दौरान गैर संचारी बीमारियों के मरीजों को परेशानी होने का दावा करते हुए कहा कि कोविड के साथ ही इन बीमारियों के लिए भी सरकार को अलग से अवसंरचना, निवेश, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करनी चाहिए। भाजपा के सदस्य डीपी वत्स ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अग्रणी पंक्ति के योद्धाओं की मेहनत एवं उनके समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे योद्धाओं को वीरता पदक से सम्मानित किया जाना चाहिए। शून्यकाल में ही समाजवादी पार्टी सदस्य विशंबर प्रसाद निषाद ने सवाल किया कि केंद्र सरकार में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को कब तक भरा जाएगा। अन्ना द्रमुक के एन गोकुल कृष्णन, शिवसेना के संजय राउत, भाजपा के नवम रेबिया, सुरेंद्र सिंह नागर और विवेक ठाकुर, पीडीपी के मीर मोहम्मद फायज ने भी लोक महत्व के विषय के तहत विभिन्न मुद्दे उठाए। अब सुनिए लोकसभा की कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में कृषि उपज एवं कीमत आश्वासन संबंधी विधेयकों को चर्चा एवं पारित कराने के लिए रखा। उन्होंने इन विधेयकों को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित होगा और उन्हें निजी निवेश एवं प्रौद्योगिकी भी सुलभ हो सकेगी। तोमर ने लोकसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को चर्चा एवं पारित होने के लिए रखा। कृषि मंत्री ने कहा कि विधेयक आने वाले समय में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में कई योजनाओं का सृजन हुआ है, उनका लाभ भी कृषि क्षेत्र को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा था। इस विधेयक से उसे पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। इस विधेयक के कानून बनने के बाद किसान अपने घर, खेत और सभी स्थानों से कारोबार के लिए स्वतंत्र होंगे। तोमर ने कहा कि इस विधेयक से राज्य के कानूनों का अधिग्रहण नहीं होगा। कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश में 86% किसान छोटे हैं जो निवेश नहीं कर पाते और न ही निवेश का लाभ प्राप्त कर पाते, लेकिन कीमत पहले से निर्धारित होने से वे फायदे की खेती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एमएसपी भी थी, है और जारी रहेगी। तोमर ने कहा कि प्रस्तावित कानून कृषि उपज से बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाएगा, साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका भी प्रदान करेगा। मंत्री ने कहा कि ये पहल सरकार द्वारा देश के किसानों के कल्याण के लिए किए गए तमाम उपायों की श्रृंखला में उठाया गया ताजा कदम है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने इन विधेयकों का विरोध किया। उनका तर्क था कि ये एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है, इससे किसानों को बख्श देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई है। बिट्टू ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण सब कुछ बंद था और प्रधानमंत्री मोदी ने सबको राशन देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि पंजाब के गोदामों से पूरे देश में अनाज का बड़ा हिस्सा जा रहा है। अगर ये गोदाम खाली हो जाएंगे तो 80 करोड़ लोगों को अनाज कहां से देंगे।
उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और कई दूसरे राज्यों में किसान सड़कों पर हैं। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा बहुमत मिलने से ये सरकार किसानों को भूल गई और किसान विरोधी विधेयक लेकर आई है। भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने विधेयक को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि ये आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किसानों की समृद्धि के लिए ये विधेयक लाया गया है। ये किसानों को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि किसान गुलाम हो जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 के हालात का फायदा उठाते हुए इन अध्यादेशों को लाकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने का प्रयास किया है। उन्होंने अध्यादेश और संबंधित विधेयकों का विरोध करते हुए मांग की कि विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वर्तमान लोकसभा सदस्य बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद निचले सदन की बैठक अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वर्तमान सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन की जानकारी दी। इसके बाद सदन ने कुछ पल का मौन रखकर दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे फिर से आरंभ होने पर सदन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा कि आज प्रधानमंत्री और सदन के नेता नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं पूरे सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश सेवा तथा राष्ट्र सेवा के कार्य में निरंतर लगे रहें। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ये किसान विरोधी है। इसके कारण गरीब और कम पढ़े लिखे किसानों को मजबूत पक्षों की शर्तों को मानने को विवश होना पड़ेगा। बनर्जी ने कहा कि इसके कारण अनुबंध की शर्तें पूरा नहीं होने की स्थिति में मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरे कृषि क्षेत्र का निजीकरण करने का प्रयास है। अभी आप संसद में आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों की उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि सेवा विधेयक 2020 के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में ये जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह को आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से छुट्टी दे दी गई। उन्हें रविवार को स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती कराया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा को झारखंड के साथ जोड़ा गया है। एक रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की रफ्तार कोविड महामारी के कारण धीमी हो गई थी। हालांकि उस समय वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए। झारखंड और गोवा राज्यों के बीच साहित्य अनुवाद कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है। लोक कलाकारों के बीच आदान प्रदान कार्यक्रम काफी सफल रहा। गोवा में आयोजित वार्षिक लोकोत्सव काफी लोकप्रिय है। इस लोकोत्सव में झारखंड के विभिन्न स्टॉल गोवा के निवासियों के बीच आकर्षण का केंद्र बने। लोगों ने हथकरघा तथा अन्य वस्तुएं भी खरीदी। झारखंड और गोवा के बीच आदान प्रदान कार्यक्रम ने दोनों राज्यों के कलाकारों और शिल्पकारों के बीच एक मजबूत समन्वय कायम किया है। पणजी, गोवा से मुकेश थली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गिलगित में तापमान 15 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी तापमान 18 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ वर्तमान सीमा मुद्दे के उचित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध। देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में कोसी रेल महासेतु सहित 12 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। विश्व के नेताओं ने श्री मोदी को बधाई दी है। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 78.64% हुई और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बटमालू इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।